नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है ये 1 साल का बिहार का करंट अफेयर चल रहा है और ये सीरीज जो है आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाला है, क्योंकि आपको किसी भी हालत में 66 को क्रैक करना है, यानी कट ऑफ से जस्ट ऊपर निकाल देना है, जिससे कि आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाए। ऐसे कंडीशन में हम आपके साथ आते हैं और हम उसी वीडियो को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका 66 का प्रीलिम्स जो है इस बार ना रुक सके, क्योंकि मुझे पूरी एनर्जी जो डालना है वो मेंस में डालना है। और आपको मेंस पढ़ाने के लिए हमको 66 में जो नहीं आज तक मैंने जिंदगी में किया है वो हर चीज करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में 66 का रिजल्ट चाहिए। ऐसे कंडीशन में ये वीडियो लेकर आता हूं, तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप देखते हैं, जब आप अपने दिल की बात करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, तो रियली मैं बता रहा हूं मुझे बड़ा अंदर से एनर्जी मिलता है, क्योंकि मेरे पास रियली बताता हूं, हार्ट पे हाथ रख के कहता हूं, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस वक्त 64 का इंटरव्यू भी लेना है, 65 का मेंस का टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, तो उसमें भी व्यस्त हूं। साथ साथ में 66 का दो बैच चल रहा है और जैसे ही ये छठ पर्व समाप्त हो जाएगा उसके बाद तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो सच बता रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सारे स्टूडेंट को मेरी संस्था में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोग की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो पटना में रह सकें। फी तो कम है, लेकिन यहां रहने और खाने का खर्च ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में इस वीडियो को लेकर आता हूं, लेकिन अगर आप इसे नहीं देखते हैं और इससे आप नहीं सीखते हैं, तो फिर हम भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर क्या फायदा जब मैं कर्म कर रहा हूं और आप उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका रुक जाएगा तो सिर्फ आप ही नहीं रोइएगा, बल्कि मुझे भी बुरा लगेगा। साथ साथ में दोस्तों, अगर अभी तक किसी संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन है, डेली क्लासेस है, पर डे टेस्ट है, वीकली टेस्ट है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से यहां पे तैयारी करवाई जाती है। और इस वक्त जो है फाउंडेशन का नेक्स्ट और न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाला है छठ में होने वाला है। छठ के बाद जैसे ही समाप्त होगा न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा फाउंडेशन का। अगर आप 12th कंप्लीट कर गए हैं या फिर ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इस वक्त पूरे पटना में है कि आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। हां, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं आपको एडमिशन लेना, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि एक बार हमसे जरूर आके मिलिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको जहां दिल करे वहां जाकर अपना पैसा और अपना वक्त को बर्बाद कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार जरूर मिलिए। साथ साथ में 66 का टेस्ट सीरीज का महासंग्राम पूरी इंडिया में चल रहा है बीपीएससी लेवल पे। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज इस नंबर पे 9015148776 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ना बर्बाद करते हुए आज जो है हम लोग पारिस्थितिक पर समझते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक, इसके जो इंपॉर्टेंट है बिहार को लेकर, इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तैयारी कमर कस लीजिए। बस क्वेश्चन घुमाएगा, आप घूम जाइएगा तो फिर मुझे मत बोलिएगा, लेकिन वाकई में क्वेश्चन आयोग किसी भी तरीके से करे आपका सही होगा, तो आपको इस सीरीज के हर एक एक पार्ट को समझना होगा। अगस्त 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे जो है आ चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना सहित कोई भी निकाय वरीयता सूची में अपनी जगह नहीं बना पाई है। पटना छोड़ के 10 लाख से अधिक आबादी वाला देश के 47 निकायों की रैंकिंग में पटना जो है अंतिम पायदान पे है, और इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हम बिहार से जरूर हैं, लेकिन इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम सबसे पीछे जगह खड़े हुए हैं। हम चाहे जितनी भी बातें बता लें बड़ी बड़ी, सच बात यही है हम सब कुछ में नीचे हैं, किसी चीज में आगे नहीं है। हां, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन हमें उससे नहीं काम है। बस इतना ध्यान रखना, पटना जो है अंतिम पायदान पे खड़ा है, ध्यान रखना। इसी तरह देश के 62 छावनी क्षेत्रों में दानापुर छावनी को स्वच्छता के मामले में अंतिम स्थान पे दिया है। ध्यान रखिएगा, जितने भी छावनी है उसमें, जितनी भी स्टेशन छावनी है उसमें दानापुर को जो है सबसे अंतिम स्थान पे रखा गया, पटना और दानापुर। क्लियर है ना। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में हुई स्वच्छता सर्वेक्षण में 6000 अंकों की साथ थी। हो सकता है कभी कभी जो है आयोग घुमा दे कि 2020 में हुई स्वच्छता परीक्षा 6000 अंकों की थी। याद रखिएगा कितने हजार अंकों की थी, तो 6000। जितनी बातें बोल रहा हूं बस अंदर तक जाने दो, कमाल कर जाएगा।
एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, एकदम रियलिटी पे बेस बोल रहा हूं, पूरी प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो, कट ही जाएगी। तो याद रखिएगा 6000 अंकों की थी। इसमें निकायों की जनसंख्या के आधार पर बांटकर उनकी रैंकिंग की गई थी और केंद्रीय आश्वासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश भर के निकायों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की। अब यह भी इंपॉर्टेंट है कि हरदीप सिंह पुरी जो है केंद्रीय आवासन एवं, ध्यान रखिएगा, शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह है, इन्होंने ही देश भर में स्वच्छता रैंकिंग जारी की है। तो तीनों चीज याद रखिएगा, 6000 रैंक था, पटना सबसे नीचे स्थान पे थे, छावनी में दानापुर सबसे नीचे स्थान पे था। इसमें रैंकिंग 6000 की गई थी और यह रैंकिंग निकालने वाले हरदीप सिंह पुरी थे, जो कि शहरी कार्य मंत्रालय मंत्री थे, जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग निकाली थी। 25,000 से लेकर 10 लाख से ऊपर आबादी वाले सभी कैटेगरी के राज्यों की निकाय वरीयता क्रम को जो है दूर टॉप 100 में भी जगह नहीं बना सके। चलिए आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे देखने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए आइए थोड़ा पटना की चर्चा कर लेते हैं। 6000 में सिर्फ 1500, सोच लीजिए 25% 100 में अगर देखा जाए तो करीब करीब 15,1552.11 अंक मिले पटना को। राज्य के सबसे ज्यादा फोकस राजधानी पर रहता है। करोड़ों खर्च करके भी पटना की रैंकिंग सुधार नहीं आ पा रही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाला देश के 47 निकाय हैं। 10 लाख की आबादी पूरे देश में 47 जगह है, जिसमें एक पटना भी है। इनकी रैंकिंग में पटना सबसे फिसड्डी यानी सबसे नीचे स्थान पर है। पटना को 6000 में सिर्फ 1552 अंक ही मिले थे, यानी पटना की अपनी कैटेगरी वाले निकाय में देश के सबसे खराब प्रदर्शन रहा। वही दानापुर छावनी में अपनी कैटेगरी में सबसे अंतिम स्थान पर रही। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। डेहरी 255 और बेगूसराय 279वें स्थान पर रहा। 10 लाख तक की आबादी वाले देश के 382 शहर निकायों की जो सूची जारी की गई, उसमें बिहार के निकायों की नंबर 255 से शुरू होता है। सबसे लास्ट 255 से शुरू होता है। डालमिया नगर, जिसको डेहरी 255, बेगूसराय 279, मुंगेर 297, मुजफ्फरपुर 299, बेतिया 303, किशनगंज 308, हाजीपुर 313, दरभंगा 300। तो ये जो सीरीज है ना, देखिए सीरीज को आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा प्लीज मेरे लिए कि ये सब जगह जो है उत्तर बिहार में है, दक्षिण बिहार में है, पूर्व बिहार में है या पश्चिम बिहार में है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहां हुआ है, इसको समझ लेते हैं। अगस्त 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में है, ध्यान रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में गेंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां? तो पटना में, संजय गांधी जैविक उद्यान में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हो गया। इंपोर्टेंट, अब रट जाइए, कंठ के अंदर डाल लीजिए। जिस तरीके से आप निगल रहे हैं, उगलने के लिए तैयार रहिएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी परिवार है, तो जैसे जैसे आपको निगलवा रहा हूं, अपने आप से वादा कीजिए वैसे वैसे आप जो है इसको उगलिएगा भी, कंफ्यूजन के साथ नहीं। अब जो है यह भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। केंद्र सरकार के सहयोग से इसका निर्माण करीब 4 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से कराया गया। ये आपको ध्यान नहीं रखना, गेंडा तेज गति से विलुप्त होता जा रहा है। जिस तरीके से समाप्त होते जा रहा गेंडा, इसको देखकर विश्व में अमेरिका के सेंट डियागो जू के बाद गेंडा के मामले में स्थानीय चिड़ियाघर का दूसरा स्थान है। अमेरिका के बाद जो है दूसरा स्थान है, जबकि एशिया महादेश में यह पहले स्थान पर है। कौन? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहां है? तो पटना में है। फिलहाल यहां 11 गेंडे मौजूद है। अभी तक जो है यहां पे 11 गेंडे। अगर पटना में आते हैं तो एक बार संजय गांधी जैविक उद्यान जरूर आइए। भारत में अधिकांश चिड़ियाघरों में गेंडों की मांग जो है बढ़ गई है। इसी क्रम में एक गेंडा जो है तमिलनाडु भेजा गया है। पटना में राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र बनाने की नींव 21 से 24 फरवरी 2008 को दिल्ली में हुई थी। चलिए आते हैं आगे। चलिए
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया कंजर्वेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव में पड़ी थी। उल्लेखनीय है असम में, ध्यान रखिएगा, असम में 20 मई 1979 को एक जोड़ा भारतीय गेंडा स्थानीय चिड़ियाघर में लाया गया था। कब? 1979 में। कहां? तो असम में। और इसका कांछा और कांची नामक नाम रखा गया। ध्यान रखिएगा, कांछा और कांची। एक गाना है ना, कांची दे कांची जो वाला गाना है ना, उससे आप याद रख लीजिए। यही ट्रिक है याद करने का, बाकी याद होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, कांछा और कांची नाम रखा गया था। 28 मार्च 1982 को बेतिया से एक गेंडा यहां पे लाया गया। बेतिया कहां है? तो याद रखिएगा, बेतिया जो है बिहार में, चंपारण में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। पटना में बनने वाला है पहला डॉल्फिन। बिहार के उपमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो कि अब नहीं है, पटना में 30 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्था की स्थापना की जा रही है। बस इतना याद रखिएगा, कहां? तो पटना में। इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु गोलमेज में वैश्विक नेताओं के साथ जो है शामिल हुए। क्यों हुए हैं शामिल? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयोजित क्लाइमेट एम्बिशन पर आभासी वैश्विक गोलमेज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार को जलवायु परिवर्तन शमन के लिए जल संरक्षण और जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा JJH, जल जीवन हरियाली बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ध्यान रखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत हरियाली पहल पर प्रकाश डाला है। ध्यातव्य हो कि उन्होंने 2050 तक वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया है। उल्लेखनीय है कि 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन को कार्बन प्रच्छन्नता, यानी कि कार्बन उत्सर्जन जो है उसको शून्य करने के बराबर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कार्बन को एकदम शून्य पे लाया जाए, क्योंकि कार्बन जितना बढ़ता जाएगा कार्बन क्रेडिट लगता जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इसमें जितने भी न्यूज है सब इंपॉर्टेंट है। यह बात तो सही है कि हमने परीक्षा मंथन से ही आपको करंट उठा के दिया हूं, लेकिन परीक्षा मंथन में भी बहुत ऐसे न्यूज होते हैं जो बाहियात न्यूज होते हैं। अगर मैं आपको बुक लेने कह देता तो आप पूरा बुक लेके सब कुछ पढ़ना और सब कुछ टिक लगाना शुरू कर देते। इसीलिए मैंने कहा कि बुक आपको नहीं लेना है, सिर्फ वीडियो सुनना है और अपने दिमाग में रखना है। दूरदर्शन पटना यानी कि देश का पहला ग्रीन हब बन गया है। पटना दूरदर्शन केंद्र जो है देश का पहला दूरदर्शन बन गया है, जो कि पूरे तरीके से ग्रीन हब होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। पटना केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजीव सिन्हा ने 5 इलेक्ट्रिक कारों को हरी झंडी दिखाई है। EESL और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच में समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। पटना केंद्र को EESL कंपनी के द्वारा रियायती दरों पे टाटा टिगोर की 5 कारें जो है यहां पे किराए पे लाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? बिहार का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा के बाद जो है बिहार देश का चौथा राज्य है जहां पे प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी, अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है बनने जा रहा है बिहार। याद रखिएगा, पहले तमिलनाडु था, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद जो है अपना बिहार हो रहा, जो कि चौथा राज्य बन रहा जहां पे प्रवासी पक्षियों के अवलोकन और निगरानी अनुसंधान के लिए जो है पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन बनने जा रहा हो। विदित हो कि चौथा स्टेशन बिहार के भागलपुर में होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, बिहार तो हो गया, लेकिन अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो पूछेगा बिहार में कहां, ऑप्शन देके तो आसानी से आंख बंद करना है, दिमाग को खोलना और बताना है कि भागलपुर में, जो कि कंबोडिया और असम के अलावा 3 अज्ञात प्रजनन संस्था में से एक है। भागलपुर में होगा, चौथा स्टेशन बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019। इसमें आते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी केरल जो है प्रथम स्थान पे। आंख बंद करके मारिएगा, केरल प्रथम पे आएगा, आंख खोल के मारिएगा, बिहार अंतिम स्थान पे रहेगा। घबराने की और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, जो है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है बस। केरल प्रथम स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है 69 अंकों के साथ में दूसरे स्थान पर विराजमान है, आंध्र प्रदेश तीसरे, तेलंगाना चौथे, तमिलनाडु 67 अंकों के साथ में जो है
यहां पे जो है दूसरे स्थान के साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी, तमिलनाडु 67 अंकों के साथ में तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार जो है कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। बिहार का जो है ये भारत सूचकांक के सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। अपनी तरह का पहला कछुआ पुनर्वास जो है बिहार में शुरू किया गया है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आप गलती से भी नजरअंदाज प्लीज मत कीजिएगा। मेरे लिए कम से कम देखिए तो सही, अगर 66 को निकालना है तो, नहीं निकालना है तो जरूरत ना तो मेरे लिए है ना तो खुद के लिए है। चलिए, जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग के मीठे पानी में कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा कहां पे किया गया है, तो याद रखिएगा भागलपुर में। क्लियर है ना, भागलपुर में जो है मीठे पानी में कछुए के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा और आधा हेक्टेयर में फैला हुआ यह पुनर्वास केंद्र एक समय में 500 कछुए को आश्रय दे सकता है। कछुए नदी में मृत कार्बनिक पदार्थ और रोगग्रस्त मछलियों की सफाई करके मछली की आबादी को शिकारियों के रूप में नियंत्रित करने के लिए जलीय पौधे और घास को नियंत्रित करके नदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका कछुआ निभाते हैं। उन्हें स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के संकेतक के रूप में वर्णित किया गया है। कछुए मुख्य रूप से भोजन की ओर तेजी से बढ़ता पालतू व्यापार जैसे 2 कारणों के लिए खतरे में आ गए थे। चलिए थोड़ा पुरस्कार देख लेते हैं इसमें। क्लियर है ना, थोड़ा वीडियो को बड़ा बना देते क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं और ना ही आपके पास में। छोटा छोटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पारिस्थितिक और पुरस्कार दोनों पी से ये स्टार्ट होता, दोनों के आज के लिए इंक्लूड कर देते हैं पूरा वीडियो को। क्लियर है ना, और इसको आप रट जाइए, पहले समझिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। एक बार में मेरी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, मेरी बात प्लीज मानने की कोशिश कीजिए ना। फिर आप बोलिएगा सर आप काम की बात कम करते हो, ज्यादा बात इधर उधर की करते हो। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं आपकी जिंदगी की बात करता हूं। आपको बस लगता तो मैं क्या कर सकता हूं। प्लीज एक बार वीडियो को सुनिए, समझिए, दूसरे बार भी क्लियर कीजिए और फिर तीसरे बार में जो है रटने की कोशिश कीजिए। रटने की जरूरत है, अंदर खुद ही रट जाइएगा। चलिए, बिहार की बेटियों को जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बिहार, दूसरी बात बेटियां और तीसरी बात नारी शक्ति पुरस्कार मिल गया है। तो तीनों लहजे से अगर देखा जाए तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, करंट के लिए। रट जाइए। 8 मार्च 2020 को बिहार की 2 महिलाओं को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। अब एक चीज आपको छोड़ के रखता हूं ताकि आप अपना दिमाग कितना लगाते हैं वही देखता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जरा कमेंट में कीजिएगा, जबकि यही आसपास में है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग की चर्चा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना तो गुड मॉर्निंग चाहिए ना तो गुड इवनिंग चाहिए। भैया कैसे हैं, सर कैसे हैं, गुरुजी कैसे हैं, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बस अपने काम के लिए और अपने लक्ष्य में क्या आप कर सकते हैं डोनेट, चाहे खुद से चाहे मुझसे, मुझे बताइए, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। क्लियर है ना। चलिए, इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार की बीना देवी और भावना कंठ को जो है सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, बीना देवी और भावना कंठ को। बीना देवी जो है मशरूम की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बीना देवी को मशरूम की खेती के लिए बिहार की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए राज्य का नाम रोशन किया है बीना देवी। बीना देवी किससे, मशरूम से। बीना देवी तो मसरूर हो गई तो मशरूम याद हो जाएगा, है ना। वहीं वायुसेना के फाइटर पायलट भावना कंठ को बधाई देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया। तो वायुसेना के फाइटर हैं कौन, भावना। याद रखिए, बीना देवी मशरूम, भावना फाइटर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मिला स्कॉच अवार्ड। याद रखिएगा, मैं हर बार बोल रहा हूं और अंतिम बार तक बोलूंगा, यही करंट आपके एग्जाम में आएगा। और याद रखिएगा, जब 27 दिसंबर को आप एग्जाम दे के बाहर निकलिएगा, शाम तक डिस्प्ले कर दूंगा कि कहां कहां से मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। आपकी आंखों में सुनामी पैदा कर दूंगा। लेकिन इस बार सुनामी एसडीएम की नहीं होगी, बल्कि इस बार सुनामी जो होगी अफसोस की होगी। अगर अफसोस की सुनामी को रोकना चाहते हैं और वाकई में एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह सीरीज जो है रामबाण है। बस चलिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मिला स्कॉच अवार्ड। आइए समझते हैं क्या है न्यूज। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर
को जो है सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को तकनीक हस्तांतरण से जो है क्षमता संवर्धन के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अब मुझे यह थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सबौर जो है बिहार के कौन से जिले में है? मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कीजिए। चलिए, 66 में स्कॉच अवार्ड के लिए देश भर में लगभग 100 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों योजनाओं ने भाग लिया था। इस स्कॉच अवार्ड के लिए सिर्फ बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान के टोटल जो है 100 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों और योजनाओं ने भाग लिया था, जिसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को जो है गोल्डन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड है। विश्वविद्यालय और सूचना तकनीक के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को डिजिटल इंडिया कैटेगरी में, चलिए, डिजिटल इंडिया कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड की घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय की अपनी मीडिया सेंटर है, जिसके माध्यम से किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं के लिए कृषि, स्वरोजगार, प्रशिक्षण इत्यादि का प्रसार डिजिटल माध्यम से किया जाता है। किसानों में वैज्ञानिक खेती की समझ विकसित करने के लिए कृषि आधारित फिल्मों का निर्माण चलता रहता है और इन फिल्मों को किसान ज्ञान रथ और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। आप जाके देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, सबौर को जो है गोल्डन अवार्ड मिला स्कॉच के लिए। अब सबौर कहां है, थोड़ा सा इतना तो मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आयोग अगर पूछ दिया सबौर कहां है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक बार चाहे गूगल से ही करना पड़े, खुद से थोड़ा काम भी आप भी कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बिहार के फिल्मकार मनीष को फिल्म द स्कॉटलैंड ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। क्या है इसको समझते हैं। बिहार के फिल्मकार मनीष वात्सल्य की फिल्म द स्कॉटलैंड ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। ध्यान तब हो कि बेटियों से दुष्कर्म, ध्यान रखिएगा, बेटियों से दुष्कर्म के थीम पर आधारित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जो स्कॉटलैंड ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, ये किनकी है, तो मनीष वात्सल्य की है, जो कि बिहार के हैं। और इसका थीम क्या था, तो थीम था बेटियों से दुष्कर्म पे आधारित था। फिल्म में सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए सीधी एंट्री पाई है। द स्कॉटलैंड हॉलीवुड की बड़ी बजट वाली फिल्म जोकर, ध्यान रखिएगा, फिल्म जोकर और आयरिशमैन सहित अन्य फिल्मों से सीधी टक्कर देगी। जोकर और आयरिशमैन के लिए मनीष वात्सल बिहार के पहले फिल्मकार हैं जिनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। बिहार के पहले फिल्मकार हैं और यह न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये न्यूज देगा, आपकी हवा निकले, सर ये कैसा न्यूज देता, कैसा न्यूज क्या देता, बिहार के हैं, टॉपर है, पहली बार ऑस्कर के लिए गया है, फिल्मकार है, तो हो ही गया इंपॉर्टेंट, इसमें क्या सोचना है ना। नॉमिनेट हुई है। अब तक उनकी फिल्म 62 इंटरनेशनल अवार्ड जो है जीत चुकी है। 62वां जो इंटरनेशनल अवार्ड होता है उसमें जीत चुकी है। मनीष मूल रूप से पूर्णिया जिले के, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि मनीष को जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए उनकी फिल्म गई है, वो बिहार के किस जिले से, तो पूर्णिया के रहने वाले, और यह उनकी जो है तीसरी फिल्म है। थोड़ी थोड़ी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मिथिला मखाना फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आइए थोड़ा समझते हैं क्या है मिथिला मखाना, जिसको फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बिहार के मैथिली भाषा से बनाई गई फिल्म मिथिला मखान, ध्यान रखिएगा, मिथिला मखान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और यह फिल्म का निर्देशन जो है नितिन चंद्रा के द्वारा किया गया है। फिल्म में बिहार में बाढ़, उससे होने वाली त्रासदी को दिखाया गया है। मखान तो नाम है मिथिला, लेकिन इसमें जो बाढ़ से होने वाली त्रासदी है, जो कि आज भी उत्तर भारत के लोग नहीं, सॉरी, उत्तर बिहार के लोग नहीं भूल पाते हैं। हम जरूर दक्षिण में रहते हैं, लेकिन दर्द हम समझ सकते हैं एज ए बिहारी, एज ए हिंदुस्तानी और एज ए इंसान होने के नाते। हर बार हर साल दर्द झेलते हैं। सारे नेता बैठ के तमाशा देखते हैं, लेकिन आज तक किन्हीं की औकात नहीं हुई कि इसका समाधान कर सकें। कुर्सी पाने के लिए रंग बिरंगे बोली बोली गई, जो चाल चल सकते हैं वो चाल चल दिए, कुर्सी हासिल हो गई, लेकिन आज तक इन लोगों से समाधान नहीं हो पाया है। खैर, राजनीति की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, बस दर्द बयां कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कितनी ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए, कितनी तो डूब गए, कितनी की तो अब तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये सब की वजह, सच अगर बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, तो कोई खुदा नहीं है।
इसकी वजह कोई इंसान नहीं है, इसकी वजह जो ये गवार, जाहिल, क्रिमिनल, ये नेता लोग हैं ना, यही हैं। अगर ये जिस दिन चाह लेंगे ना, उस दिन सारी समस्या बिहार से दूर हो जाएगी। लेकिन अफसोस है, हम बिहारी उसी को चूज करते हैं, उसी को चुनते हैं जो जात का कार्ड खेलता है, जो विकास से ज्यादा लंबी लंबी बातें बोलता है, जो अनपढ़ गवार, जिसका कोई पता नहीं है क्वालिफिकेशन क्या है, जेल में रह के भी जीत जाता है, हम ऐसे लोग को चुन लेते हैं। ऐसे लोग करेगा विकास? ऐसे लोग अपने परिवार को नहीं संभालता है, अपने प्रदेश को क्या संभालेगा? खैर, बातें बहुत लंबी है, अगर शुरू करूं तो अंत ही नहीं हो पाएगी। लेकिन खैर, समझने की बात थोड़ी सी लग जाती है, क्योंकि उत्तर बिहार से खास लगाव है। मेरा कोई ना रिलेशन है, ना कोई वहां कोई परिवार है, लेकिन फिर भी दिल में एक एहसास है जो सबसे प्यारा है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बिहार में, सबसे ज्यादा मेरे उत्तर बिहार के ही हैं, इसलिए थोड़ा सा हमेशा से रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट में। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आती है आने दो, चाहे उत्तर बिहार में हो या दक्षिण बिहार में हो, पूर्व बिहार में हो या पश्चिम बिहार में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस ये पड़ता है कि किसी भी हालत में इस बार एसडीएम बना जाए, बस इसके लिए जो है पूरी ताकत झोंक देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उषा किरण खान को वर्ष 2020 का प्रबोध साहित्य सम्मान। आइए इसको समझते हैं क्या है। कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, मैथिली हिंदी की लेखिका उषा किरण खान को वर्ष 2020 के लिए मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्रबोध साहित्य सम्मान दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। अब इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो पहले महिलाएं हैं, दूसरी बिहार की है, तीसरी जो है इनको जो है मैथिल भाषा के लिए, जो कि कहीं न कहीं दबी हुई है। जिस तरीके से भोजपुरी आगे निकला, लेकिन मैथिली को किसी न किसी तरीके से इसे दबा के ही रखा गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैथिली भाषा से निकलती है कोई औरत, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। कौन सा अवार्ड मिला है? तो प्रबोध साहित्य सम्मान दिया गया। किनको? तो उषा किरण खान जी को दिया गया है। उल्लेखनीय है, प्रतिवर्ष जो है प्रबोध साहित्य सम्मान मैथिली आंदोलन के अग्रणीय नेता, विशिष्ट विद्वान और संस्कृत फारसी, ध्यान रखिएगा, संस्कृत फारसी, पाली, मैथिली और हिंदी के मूर्धन्य भाषा शास्त्री एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह के सम्मान में यह हर वर्ष दिया जाता है। प्रबोध सम्मान दिया गया है। इस बार किनको दिया गया है आप याद रख लीजिएगा। और सम्मान का स्वास्तिक फाउंडेशन के द्वारा 2004 से यह शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार का स्वरूप प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है, जो इस अवार्ड को जीतते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तौर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? डॉक्टर प्रमोद कुमार को सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कौन है इसको समझ लेते हैं एक बार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 30 अगस्त 2020 को सीबीएसई टीचर अवार्ड 2019-20 के लिए शिक्षकों और प्रचार की सूची जो है, प्रचार की सूची जारी कर दिया गया, जिसमें सैनिक स्कूल नालंदा के सीनियर सेकेंडरी के साइंस टीचर डॉक्टर प्रमोद कुमार का चयन किया गया है, जो कि सैनिक स्कूल नालंदा के सीनियर सेकेंडरी के साइंस के टीचर हैं प्रमोद कुमार जी, जिनको यह अवार्ड दिया गया। प्रमोद कुमार बिहार में चुने गए अब तक के एकमात्र शिक्षक हैं। इससे पहले किसी शिक्षक को चुना नहीं गया, जिन्होंने सीबीएसई के द्वारा गठित राष्ट्रीय चयन समिति के द्वारा पहली बार चुना गया है। क्लियर है ना? चलिए इसको भी थोड़ा सा पार्ट्स है, इसको समाप्ति कर देते हैं, है ना। कृषि आधारित उद्योग, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्णिया में जो है फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन किया गया हाल ही में। पूर्णिया में मरंगा, ध्यान रखिएगा, मरंगा के फ्रोजन सीमेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। लगभग 100 करोड़ की लागत से मरंगा, याद रखिएगा, बनाए गए फ्रोजन सीमेंट स्टेशन पशुपालकों के लिए फायदा होगा। देसी गायों की नस्ल बेहतर होगी और इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। फ्रोजन सीमेंट स्टेशन करीब 100 एकड़ रकबे में होगा, जिसमें 30 एकड़ में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे क्या होगा? अच्छी प्रजाति के हमें दुधारू पशु मिलेंगे।
जिसमें क्या है, कम बीमार पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूध दे पाएंगे और साथ साथ में जो है इन्हें बीमारियों से आसानी से बचाया जा सकेगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट न्यूज के ओर चलते हैं। बिहार में रंगीन मछलियों के उत्पादन पर 60% तक मिलेगा अनुदान। जो लोग रंगीन मछलियों का, अब तक बिहार में रंगीन, जिसको कहते हैं अलंकारी मछलियों का उत्पादन होगा और बिहार के विभिन्न जिलों को रंगीन मछलियों का हब बनाने का योजना रखा गया है। यह लक्ष्य रखा गया है। रंगीन मछलियों के उत्पादन, बिक्री, एक्वेरियम निर्माण के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। रंगीन मछलियां उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग को 40% जो है अनुदान मिलेगा। SC ST जो रहेंगे, OBC रहेंगे, सभी वर्गों को, महिलाओं को जो है 60% का अनुदान मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत इनका प्रस्ताव केंद्र में भेजा जा रहा और इस साल यह योजना जो है शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है ना। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये जरूरत नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। शाही लीची और जर्दालू आम विगत 24 मई 2020 को डाक विभाग के द्वारा भारत सरकार ने बिहार सरकार की बागवानी विभाग के साथ, चलिए ये तो यहीं तक रहा, बस इसको और आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो सेशन स्टार्ट हम लोग करेंगे, विविध कर लेंगे, बिहार की विविध। क्लियर है ना? कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और हां, आपसे अंतिम बार और हार्टली रिक्वेस्ट है, इससे मुझे फायदा नहीं होता कि आप वीडियो पूरा देखिए या ना देखिए, लेकिन इतना तय है कि अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको 66 किसी भी हालत में क्रैक करना है। एक तरफ तो आप हमें बोलते हो रोके कि सुजीत सर ये मेरा लास्ट है, इसके बाद पता ना जिंदगी कहां जाएगी। एक तरफ तो आप बोलते हो सुजीत सर अगर इस बार नहीं होगा तो शादी हो जाएगी। एक तरफ तो ये बोलते हो कि सुजीत सर हमारी गरीबी जो है पूरे तरीके से गले के ऊपर पहुंच चुकी है, मुझे किसी भी तरीके से अपने गरीबी को दूर करना है, तो पास करना है। लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिमाग काम नहीं करता कि आप वीडियो क्यों नहीं देखते हो, आप क्यों नहीं इसको समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका ये कलम क्रांति ही आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकती है। धरती पे दूसरा कोई ऐसा ना तो अवसर आएगा, ना तो वक्त आएगा और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा। यही वो इंस्ट्रूमेंट है जहां से अपनी खोई हुई इज्जत, खोई हुई दौलत, खोई हुई शोहरत को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बोलिएगा और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।